3 मई 1913 मुंबई के कॉर्नेशन सिनेमा में एक ऐसा इतिहास रचा गया जिसने भारत के मनोरंजन जगत की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख दी। धुनीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी मेहनत, जुनून और अदम्य साहस से भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र को पर्दे पर उतारा। ये महज एक फिल्म नहीं थी, बल्कि भारतीय सिनेमा के उस सफर का पहला कदम था जो आज दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग बन चुका है। फिल्म निर्माण की प्रेरणा और पृष्ठभूमि। दादा साहब फाल्के एक फोटोग्राफर और मुद्रण व्यवसायी थे। साल 1910 के आसपास उन्होंने ईस्टर द लाइफ ऑफ क्राइस्ट नाम की एक विदेशी फिल्म देखी। उस फिल्म को देखते समय फाल्के की आंखों के सामने ईसा मसीह के बजाय भगवान राम और कृष्ण की तस्वीरें घूमने लगीं। उन्होंने सोचा कि यदि विदेशी लोग अपने भगवान के जीवन को पर्दे पर उतार सकते हैं, तो भारतीय संस्कृति के गौरवशाली इतिहास और पौराणिक कथाओं को हम क्यों नहीं दिखा सकते। इसी विचार ने उन्हें फिल्म निर्माण सीखने के लिए लंदन जाने को प्रेरित किया। उन्होंने अपनी बीमा पॉलिसी और पत्नी के गहने गिरवी रखकर धन जुटाया और फिल्म निर्माण की तकनीक सीखी। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी फाल्के फिल्म्स की स्थापना की और राजा हरिश्चंद्र की कहानी को फिल्म के रूप में चुनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी और निर्माण की चुनौतियां। राजा हरिश्चंद्र की कथा एक सत्यवादी राजा की है जो अपने वचन के लिए अपना राज्य, पत्नी और पुत्र तक को कुर्बान कर देता है। भारतीय समाज में इस कहानी की जड़ें बहुत गहरी थी, इसलिए दादा साहब को लगा कि दर्शक इससे आसानी से जुड़ जाएंगे। उस समय फिल्म बनाना आज की तरह आसान नहीं था। फाल्के को हर विभाग यानी लेखन, निर्देशन, कैमरामैन, एडिटर और मेकअप आर्टिस्ट खुद को ही संभालने को मजबूर होना पड़ा। फिल्म की शूटिंग दादर के एक छोटे से स्टूडियो और कुछ बाहरी लोकेशंस पर शूट की गई। फिल्म बनाने में सबसे बड़ी चुनौती। फिल्म के कलाकारों की बात करें तो उस दौर में फिल्मों में काम करना भारतीय समाज में सम्मानजनक नहीं माना जाता था। विशेष रूप से महिलाओं का अभिनय करना तो लगभग असंभव था। दादा साहब ने वेश्याओं तक से संपर्क किया, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। आखिरकार राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती का किरदार एक पुरुष ने निभाया जिनका नाम अन्ना सालुंके था। ये जानने योग्य बात है कि सालुंके एक रसोइया यानी कुक थे। वहीं अगर तकनीक संसाधन पर गौर करें तो पता चलता है कि फिल्म के लिए इस्तेमाल किया गया कैमरा और रील विदेशों से मंगाया गया था। बिजली की कमी और फिल्म प्रोसेसिंग की तकनीक भी उस वक्त बहुत सीमित दायरे में थी। फिल्म की विशेषताएं और रिलीज। ये एक मूक फिल्म थी जिसमें संवाद नहीं थे, लेकिन दृश्यों के बीच बीच में हिंदी, मराठी और अंग्रेजी के टाइटल्स कार्ड यानी शीर्षक पट्टियां इस्तेमाल की गई ताकि दर्शकों को कहानी समझ आ सके। फिल्म की लंबाई की बात करें तो फिल्म की रील की लंबाई लगभग 3700 फीट थी और इसकी अवधि तकरीबन 40 मिनट के आसपास थी। सिनेमा हॉल में फिल्म के साथ हारमोनियम और तबला जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग करके लाइव बैकग्राउंड म्यूजिक दिया जाता था। वैसे 3 मई 1913 को जब फिल्म रिलीज हुई तो लोग हैरान रह गए। पर्दे पर चलते फिरते इंसानों को देखना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। फिल्म जबरदस्त हिट रही और इसने दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पितामह बना दिया। रिलीज और दर्शकों की प्रतिक्रिया। राजा हरिश्चंद्र का प्रीमियर 3 मई 1913 को मुंबई के कॉर्नेशन सिनेमेटोग्राफ में हुआ था। ये फिल्म आम जनता के लिए 3 मई 1913 को ही रिलीज की गई। शुरुआत में दर्शकों को फिल्म देखने में कुछ झिझक हुई, लेकिन धीरे धीरे ये फिल्म इतनी लोकप्रिय हो गई कि लोग इसे बार बार देखने लगे। जब फिल्म में पर्दे पर देवी देवता आते थे तो लोग अपनी चप्पलें बाहर उतार देते थे और स्क्रीन के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते थे। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय दर्शकों ने फिल्मों को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एक धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव के रूप में स्वीकार किया। यही वजह थी कि फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने देश भर में फाल्के के लिए एक नया मुकाम हासिल करा दिया। भारतीय सिनेमा पर प्रभाव और विरासत। राजा हरिश्चंद्र ने भारतीय फिल्म उद्योग को नई दिशा दी। इसके बाद दादा साहब फाल्के ने कई अन्य पौराणिक फिल्में बनाई, जैसे मोहिनी भस्मासुर 1913 में ही बनाई, सत्यवान सावित्री 1914 में और लंका दहन को उन्होंने 1917 में बनाया।
फाल्के की विरासत की बात करें तो दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पितामह के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की, जो भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। मूक फिल्मों का दौर और लाइव संगीत। मूक फिल्मों के युग यानी 1913 से 31 के में भले ही फिल्मों में संवाद या रिकॉर्डेड आवाज नहीं थी, लेकिन वो पूरी तरह से मौन नहीं थी। सिनेमाघरों में जब फिल्म का प्रदर्शन होता था तो स्क्रीन के पास संगीतकार बैठते थे। लाइव वाद्ययंत्र यानी तबला, हारमोनियम, वायलिन और पियानो जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग करके लाइव म्यूजिक बजाया जाता था। भावनात्मक जुड़ाव की बात करें तो संगीतकार फिल्म के दृश्यों जैसे लड़ाई, प्रेम या दुख के जो भी दृश्य होते थे उनके अनुसार अपनी धुनें बदलते थे ताकि दर्शक कहानी से भावनात्मक रूप से जुड़ सकें। अभिनेताओं के हाव भाव, शारीरिक भाषा और अभिनय की तकनीक इस दौर में अत्यंत विकसित थी, क्योंकि संवादों के बिना सब कुछ अभिनय के माध्यम से ही समझना पड़ता था। फिल्म में आई आवाज की क्रांति। 14 मार्च 1931 का दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन माना जाता है। इस दिन आर्देशिर ईरानी द्वारा निर्देशित पहली बोलती फिल्म आलम आरा को बनाया गया। पहली रिकॉर्डेड आवाज इस फिल्म की रिलीज के साथ ही भारतीय सिनेमा से मूक फिल्मों का युग या दौर समाप्त हो गया। फिल्म का प्रचार इस नारे के साथ किया गया था जिसमें 78 प्रकार के गाने और बोलती हुई हस्तियां हैं। तकनीकी पहलू की बात करें तो आलम आरा में तनवीर 4 साउंड सिस्टम का उपयोग किया गया था। इस फिल्म के नायक मास्टर विट्ठल और नायिका जुबेदा थी। पहले गाना फिल्म का जो गीत था वो दे दे खुदा के नाम प्यारे वजीर मोहम्मद खान द्वारा गाया गया था। इसके लिए किसी अलग से पार्श्व गायक की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि संगीतकारों को पर्दे के पीछे या कैमरे की पहुंच से दूर रखकर लाइव रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी। भारतीय संगीत का फिल्मों में उदय। आलम आरा की सफलता के बाद भारतीय सिनेमा में संगीत का अनिवार्य हिस्सा बन गया। 1930 से 40 के दशक में फिल्मों में गानों की संख्या बहुत अधिक होती थी, कभी कभी 20 से 40 गाने तक होते थे। शुरुआती दौर में कलाकार खुद ही गाने गाते थे, लेकिन जल्दी ही ये महसूस किया जाने लगा कि इसके लिए विशेष गायकों की जरूरत है। 1935 में कलकत्ता के न्यू थिएटर्स की फिल्म धूप छांव में पहली बार पार्श्व गायन की तकनीक का उपयोग किया गया। इसके संगीतकार R.C. बोराल थे। इस तकनीक ने गायकों को अभिनय के बंधन से मुक्त कर दिया और वो केवल अपनी आवाज पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। इसके बाद KL सहगल, जोहराबाई, शमशाद बेगम जैसे दिग्गज गायकों का उदय हुआ, जिनकी आवाज ने पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया। 1950 और 60 के दशक को भारतीय फिल्म संगीत का सबसे स्वर्णिम युग माना जाता है। इस दौर में संगीतकारों और गीतकारों ने मिलकर ऐसी धुनों की रचना की जो आज भी अमर हैं। इस दौर में नौशाद, शंकर जयकिशन, S.D. बर्मन, मदन मोहन और O.P. नैयर जैसे संगीतकारों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोकगीत का अद्भुत मिश्रण पेश किया। इस दौर में आवाज के जादूगर मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार और मुकेश ने अपनी गायकी के जरिए हर प्रकार की भावनाओं को अपनी गायकी से अमर कर दिया। साहिल लुधियानवी, शैलेंद्र, मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों ने संगीत को एक नई गहराई दी। राजा हरिश्चंद्र एक मूक फिल्म थी, लेकिन इसके बाद आने वाले वर्षों में भारतीय सिनेमा ने आवाज और संगीत के साथ विकास किया। आज हमारे देश में 1500 से भी अधिक फिल्में हर साल बनाई जाती हैं। भारतीय फिल्म उद्योग के बारे में जब कभी भी बात होगी तो सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र यानी दादा साहब फाल्के की बात जरूर होगी, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र को जिस तरह दादा साहब फाल्के ने बनाया वो अपने आप में अद्भुत मिसाल था। और आज भी सिनेमा जिस तरह से तरक्की कर रहा है वो राजा हरिश्चंद्र के रास्ते पर चलकर ही कर रहा है, क्योंकि दादा साहब फाल्के ने अगर राजा हरिश्चंद्र को नहीं बनाया होता तो शायद भारतीय सिनेमा आज अपने सबसे उच्च मकाम पर खड़ा हुआ नहीं होता। फिलहाल भारत सरकार ने जिस तरह से सर्वोच्च सिनेमा पुरस्कार यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ऐतिहासिक ऐलान किया, उससे कम से कम ये तो समझ में आता है कि दादा साहब फाल्के की अहमियत हमारे भारतीय सिनेमा में क्या है। वैसे भी तमाम चुनौतियों को पार करते हुए दादा साहब फाल्के जी ने राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। उससे मनोरंजन के क्षेत्र में क्रांति आ गई और आज भारतीय सिनेमा जिस रफ्तार से फल फूल रहा है वो अपने आप में पूरी दुनिया के लिए मिसाल है।
तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से राजा हरिश्चंद्र का निर्माण हुआ और जिस तरह से भारत को अपनी पहली फिल्म मिली, उसके लिए दादा साहब फाल्के को लेकर आपके विचार क्या हैं, उन्हें ज़रूर साझा करिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखकर भेजिए ताकि पता चले कि भारत की पहली फिल्म जो बनी थी उसके बारे में आप कितना जानते हैं या कितना आपको उसके बारे में समझ है कि किस तरह से इस फिल्म का निर्माण हुआ होगा। अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें और हम पुरानी भूली बिसरी फिल्मों पे, कलाकारों पे, गीतकारों पे और तमाम जो फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर लगातार सीरीज लेकर आ रहे हैं। उसमें तमाम चेहरे लेकर आपके सामने आ रहे हैं। आप भी अगर किसी कलाकार के बारे में जानना चाहते हैं या किसी भूले बिसरे एक्टर को कहीं ना कहीं आप उसके बारे में या उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए किसी तथ्य के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार ऐसे ही जुड़े रहें और अपने सुझाव विचार हमारे पास तक ज़रूर पहुंचाते रहें। फिलहाल आपका धन्यवाद इस प्रोग्राम के लिए। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।